हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी आई लैलिन के बारे में। जी हाँ, वही वी आई लैलिन जो कि मार्क्स के बाद में एक महत्वपूर्ण मार्क्सवादी विचारक माने जाते हैं। वी आर लैलिन ही प्रथम ऐसे विचारक थे जिनके विचार से प्रेरित होकर सबसे पहला समाजवादी राज्य बना जिसका नाम स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि इग्नू के मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो कि किसी और कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे स्टूडेंट्स प्रोग्राम के या ऑनर्स के, हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए आज की नई वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझना है कि भाई जो लैलिन का जो बचपना कैसा था, क्योंकि बचपन से ही उनकी शिक्षा के ऊपर और शिक्षा के साथ साथ उनके जो पर्सनली भी कुछ इस जार से उनके कन्फ्लिक्ट्स थे, उसकी वजह से वो थोड़े से जार के अगेंस्ट जाते हैं और आगे चल के मार्क्स से जब वो प्रेरित होते हैं तो मार्क्सवादी विचारक का समर्थन भी देते हैं। एक एक करके हम पूरी की पूरी उनके स्टेज की लाइफ की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि भाई 22 अप्रैल 1870 में लैलिन का जन्म होता है। कहाँ पर जन्म हुआ? सिम्बिरस्क नाम का स्थान था रूस का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ और उनकी आरंभिक शिक्षा जो है वो नॉर्मली रही, नॉर्मल लोगों की तरह। लेकिन जब वो 16 वर्ष के थे, जब वो स्कूल के अपने अंतिम दिनों के अपने एग्ज़ाम्स दे रहे थे, तो उसी समय उनके जो बड़े भाई हैं जिनका नाम था अलेक्जेंडर, उन पर रूस के जो सम्राट थे उन पर षड्यंत्र करने का आरोप लगा कि भाई रूस के सम्राट जो हैं उसको मारने के लिए आप षड्यंत्र कर रहे हो। इस वजह से उनके भाई पर जब ये आरोप लगा तो उनके भाई को रूस की सरकार की ओर से मृत्यु दंड दिया गया। और इस घटना के बाद भी अगर हम देखें तो लैलिन की जो शिक्षा थी, उस समय जो पढ़ाई लिखाई थी, उसमें खास परिवर्तन तो नहीं आया, पर उनके मन में ज़ार के प्रति एक जो है दुश्मनी कह सकते हो आप, वो उनके मन में बैठ चुकी थी। वहाँ पर स्कूलिंग टाइम पे इन्होंने एक अच्छी डिग्री प्राप्त करी, अच्छे अंक प्राप्त किए और इसके बाद में स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो आपका काजना विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। जैसे ही ये काजना विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मार्क्सवाद से प्रेरित होते हैं, मार्क्सवादी गुट्स के होते हैं। तो भाई उनके साथ इन्होंने क्या किया, मिलना जुलना शुरू कर दिया और आगे चल के ये उनके साथ जो भी आंदोलन होते थे, मार्क्सवादी आंदोलन या छात्रों के साथ ही मिले थे, छात्र के साथ ही, तो उन आंदोलनों में ये जाकर भाग लेने लगे थे, जिसके फलस्वरूप आगे चल के उन्हें कॉलेज से, विश्वविद्यालय से भी निकाल दिया गया। इसके बाद में उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों में समर्पित कर दिया। यानी कुल मिला के हम बात करें तो जो लैलिन जी थे, उनका बचपन की शिक्षा ठीक थी, नॉर्मल, ज़्यादा सामान्य बच्चों की तरह रही। लेकिन उनके बड़े भाई की जब राजा के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप पर उन्हें मौत की सज़ा सुना देते हैं, तो उसके बाद से ही जो जार शासक थे, रूस के शासक जो होते हैं वहाँ पर जार कहे जाते हैं, इसे जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, इस तरीके से। तो भाई वहाँ पर जो भी शासक राज करते थे उनके खिलाफ इसके मन में एक गुस्सा सा था कि भाई मेरे भाई को बेमतलब में इस तरीके की सज़ा क्यों दी गई। और इसके बाद से ही इन्होंने जैसी प्रारंभिक शिक्षा खत्म करी अपनी, जब ये कॉलेज वगैरह में अपने एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपने देखा काजना विश्वविद्यालय में ये मार्क्सवादी जो लोग थिंकर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनके साथ इनकी ग्रुपिंग्स हुई। इसके फलस्वरूप ये मार्क्स के जो भी आंदोलन होते थे, स्टूडेंट्स जिसमें पार्टिसिपेट करते थे ये ज़रूर भाग लेते थे और इस वजह से इन्हें अपने जो कॉलेज है उससे भी निकाल दिया। और कॉलेज से निकालने के बाद में इन्हें ये पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को आंदोलन में समर्पित कर दिया। इसके साथ साथ सेंट पीटर्सबर्ग, ये बहुत अच्छी रूस के अंदर जगह है, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है उसमें मार्क्सवादी गुट के नेता के रूप में भी ये आगे चल के उभरते हैं, एक अच्छे नेता बनते हैं मार्क्सवादी। और आगे चल के 1895 में उन्हें क्या किया कि सरकार ने इस वजह से उन्हें बंदी बना लिया क्योंकि सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने में भूमिका निभाते थे। और 1885 में उन्हें बंदी बनाकर क्या किया, साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया में यहाँ पर वो बंदी थे और वहीं पर ही उस जेल के दौरान में ही उन्होंने क्या किया, अपनी जो पहली बुक थी उनकी वो बुक लिखी। और ये बुक इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी सबसे पहली जो मुख्य रचना है वो यही है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। कब लिखी? 1899 में लिखी, याद रखना है आपको, 1899 में इन्होंने लिखी थी। इस रचना में उन्होंने बताया कि प्रारंभ में पूंजीवाद किस तरीके से रूस में फैला था,
किस परिस्थितियों में रूस के अंदर जो पूंजीवाद है वो पूरी तरीके से कैसे फैला, इस बुक के अंदर उन्होंने, इसके बाद में जैसे ही उन्होंने वो बुक लिख ली, बुक लिखने के बाद में आगे चल के वो जेल से रिहा होते हैं और सन 1900 में वो जिनेवा आ जाते हैं। जिनेवा क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। वहाँ पर एक क्रांतिकारी गुट था जिसका नाम था प्लेख-नोरोव, ये नाम की एक गुट था। उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें अपने आप को शामिल कर लिया, उसमें प्रवेश ले लिया और वहाँ पर ही जिनेवा में इन्होंने एक संपादन का कार्य शुरू कर दिया इन्होंने। और संपादन की जो कार्य था वो किस कंपनी का था, तो कंपनी का नाम था स्कारा नामक एक न्यूज़ आउटलेट छापते थे ये लोग। वहाँ पर इन्होंने संपादन का कार्य किया और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, जार के शासन के विरुद्ध में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने छपाई का काम किया। इसके बाद में 1902 में क्या करते हैं, उन्होंने अपनी दूसरी रचना करी जिसका नाम था व्हाट इज़ टू बी डन, मतलब व्हाट इज़ टू बी डन, ये बुक लिखी इन्होंने। और इस रचना में अगर आप देखेंगे तो इस रचना के अंदर दलीय गठन के बारे में इन्होंने बात करी कि किस तरीके से मजदूरों को अपने दल बनाने चाहिए, किस तरीके से ज़ारशाही या फिर कोई भी पूंजीवादी ऐसी सरकार है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है। इसके बाद में 1916 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध एकदम खूब घमासान रूप से चल रहा था, आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक था, तो 1916 में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचंड रूप ले चुका था। तो इस समय लेनिन ने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। साम्राज्यवाद जो होता है वो हाईएस्ट स्टेज होता है किसका, कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का। जब पूंजीवाद अपनी हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच जाती है तो वो लोगों को उपनिवेश बनाना। बेसिकली इस बुक के अंदर उन्होंने यही कहा था कि भाई साम्राज्यवाद किस तरीके से पूंजीवाद के कारण ही फैलता है। अब जब हाईएस्ट स्टेज पे पूंजीवाद जब पहुंच जाता है तो वो अपना एक अग्रणीय रूप ले लेता है और लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे सन 1917 में, इसके साथ साथ देखेंगे कि 1917 में उन्होंने रूस की सत्ता पर अधिकार कर लिया। अब आपको ये बता दूं मैं कि रूस की सत्ता पर इन्होंने कैसे अधिकार किया था, तो आपको पता होना चाहिए दो रूस में क्रांति हुई है, एक फरवरी क्रांति, एक मार्च की क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप 1917 की रूसी क्रांति बाय एसओएल सॉल्यूशन सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। और उसके अंदर हमने ये आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया है कि रूस के अंदर किस तरीके से जो जार का शासन था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था और इस वजह से वहाँ के जो जितने मजदूर हैं, किसान हैं और लोग हैं, जार की सत्ता का विरोध में आ गए थे। और लेनिन जी ने इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में भी उभरे थे और आगे चल के उन्होंने रूस की सत्ता पर अपना अधिकार भी कर लिया था। इसके साथ साथ वह एक ऐसे देश में क्रांति हुई थी जहाँ पर पहले पूंजीवाद था और उसको पूंजीवाद को यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, पूंजीवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। इस क्रांति के फलस्वरूप क्या है, वहाँ पर सामंती ज़ारशाही जो है इसका अंत हो गया और पहला समाजवादी देश की इन्होंने स्थापना भी करी थी। आपको ये भी याद रखना है। इस सफलतापूर्ण क्रांति के बाद में लेनिन जो है जब उनका सत्ता पर नियंत्रण हो गया तो उन्हें बार बार दौरों का शिकार होना पड़ता था। तो एक जैसे कहते हैं ना मृगी, उस टाइप के उन्हें दौरों का शिकार होना पड़ता था और इस वजह से इनका जो स्वास्थ्य है वो लगातार बिगड़ता रहा और इस वजह से वो धीरे धीरे प्रशासनिक कार्यों से क्या होने लगे, दूर होने लगे। और इसके बाद में आगे चल के हम देखते हैं कि फिर भी कुछ ऐसे नेता रहते हैं जो आगे समाजवाद को आगे बढ़ाते हैं, जैसे स्टालिन वगैरह बहुत सारे ऐसे समाजवादी नेता थे। जैसे हम देखेंगे कि क्रांति के कुछ बाद वर्षों तक ही वो जीवित रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु जाती है। लेकिन लेनिन ने क्या किया, समाजवादी राज्य की नींव डाल चुके थे, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन थोड़े समय के लिए एक बड़ी शक्ति के रूप में रूस को विकसित करते हैं। और आगे चल के हम ये भी देखते हैं कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका से टक्कर लेने वाली दूसरी महाशक्ति रूस बनकर उभरती है। तो भाई ये था लेनिन का पूरी तरीके से जीवन परिचय। आप लोगों ने इसमें देखा कि भाई लेनिन किस तरीके से सत्ता में आते हैं। उन्होंने अपनी सरकार के विरुद्ध में एक से बढ़कर एक लेख लिखे थे, जनता को संगठित किया था और उसके बाद वो शासन में आए थे। अब हमसे पेपर में एक बार क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो हम अगली यूनिट में बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे सर्वहारा के अग्रणीय के रूप में दल, यानी सर्वहारा वर्ग जो मजदूर वर्ग है उन लोगों को किस तरीके से लेनिन ने एकत्रित किया था। इसके बारे में आप लोगों को वीडियो मिलेगी और उस वीडियो के अंदर हम कम्प्लीटली ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाई किस तरीके से जो लेनिन हैंगे वो सभी लोगों को एकत्रित करते हैं और किस तरीके से ज़ारशाही का अंत होता है और
भविष्य में और भी देशों को इससे इंस्पिरेशंस मिलती है कि भाई किस तरीके से आप समाजवादी राज्य स्थापित करके सभी लोगों के बीच में समानता और सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो गाइज यही थी वीडियो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की इस वीडियो में कैसा लगा, और अगर आप लोगों को कोई भी लाभ हुआ है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए।